प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ आज हम बात करेंगे फतेहपुर लोकसभा सीट की। यह सीट इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इस सीट पर इस देश के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी चुने गए थे। जब प्रधानमंत्री विश्वनाथ सिंह जी जब बने हुए थे तभी इस देश में आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी को जो मिली हुई है उस पर मुहर लगी हुई थी। उसके बाद का सिलसिला तो आप सभी जानते हैं। फतेहपुर का एक और इतिहास है। फतेहपुर का इतिहास यह है कि यहाँ पर हमेशा कोई न कोई किसी अन्य ज़िले से आकर यहाँ पर सांसद बनकर निकल जाता है। हालांकि लोकतंत्र में संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि भारत से कहीं से भी कोई भी व्यक्ति जाकर ये चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है यदि उसको कोर्ट या किसी और मामले पर या आपराधिक मामले पर कोर्ट उसकी पाबंदी न लगाए। कांग्रेस में जब चुनाव हुए इस देश में तो पहली बार जब फतेहपुर के इतिहास पर सांसद चुने गए तो अंसार हरवानी साहब चुने गए, फिर गौरी शंकर जी निर्दलीय चुने गए, संत बकत सिंह, फिर जनता पार्टी से बशीर अहमद जी, सैयद लियाकत हुसैन जी, कांग्रेस से हरिकिशन शास्त्री जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, विशंभर प्रसाद निषाद और फतेहपुर की जो सरजमी पर जिन्होंने जन्म लिया, जो फतेहपुर के ही मूल निवासी रहे, जिनका फतेहपुर की धरती से और ज़िले से तालमेल रहा, वह भारतीय जनता पार्टी से रहे अशोक पटेल जी, जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी से टिकट मांग कर रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। तो वह जब यहाँ से सांसद बने तो फतेहपुर जनपद पे उनका जन्म हुआ और फतेहपुर की कमान संभाली। लेकिन कुछ खास परिवर्तन या कुछ खास बदलाव फतेहपुर के लिए हो सके ऐसा नहीं है। जब यहाँ से हम तमाम लोगों से जब बात करते हैं तो किस सांसद का कार्यकाल बेहतर रहा है तो अक्सर लोग कांग्रेस के हरिकिशन शास्त्री का नाम लेते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सौरा क्षेत्र पर कारखाने डेवलप किए और तमाम सारे नए रोजगारों के जो साधन थे, नई नौकरियां जो थी वो सृजित हुई और तमाम से चलते रहे। लेकिन वर्तमान समय में वह सब अपना अस्तित्व जो है खो दी हैं। ये इसके बाद फिर चुने गए महेंद्र प्रसाद निषाद और राकेश सचान समाजवादी पार्टी से। इसके बाद जीतती हैं 2014 में घाटमपुर मूसानगर से आए हुई साध्वी निरंजन ज्योति जी। साध्वी निरंजन ज्योति जी हिंदू परंपराओं पे एक महामंडलेश्वर भी हैं और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री दोनों बार से रह रही हैं। एक अच्छी बात यह है कि इनको दोनों बार के कार्यकाल में अच्छे मंत्रालय मिले। हमारा नसीब खराब है, हमारा यानी कि फतेहपुर के लोगों का। पहले तो ये कि अभी आप देखेंगे तो फतेहपुर में 13 साल से लेके 15 साल से लेके 18 साल से लेके 30 साल 40 साल तक के युवा नेताओं की भरमार है। हर तीसरे घर में एक युवा नेता है। 14 साल की उम्र से राजनीति की शुरुआत करेगा, 15 साल की उम्र में समाज सेवा करेगा, 18 साल की उम्र में जब तक पहला मतदान डालने की स्थिति आती है तब तक आधे युवा नेता अपनी उछाल पर आके ख़त्म हो जाते हैं। फिर नए युवा नेता जन्म लेते हैं। जो सिलसिला है ये काफ़ी तेज़ी से अभी फतेहपुर जनपद में और पूरे जनपद में, वो चाहे फिर आपका अमौली ब्लॉक हो या जो 13 ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉकों की यही स्थिति है। हर गाँव में 2-4 नेता हैं। लेकिन जब ये बड़े होते हैं, जब फतेहपुर का नेतृत्व देश पे करने का नंबर आता है तब तक इनकी राजनीतिक समझ जो होती है वह शून्यता की ओर चली जाती है। शायद यही कारण है कि जब भी कोई यहाँ से बाहरी भी प्रत्याशी अगर आता है तो वह आता है और चुनाव यहाँ से जीतता है, फिर वह अपनी इच्छानुसार जितना चाहता है काम करता है, जितना नहीं चाहता है काम नहीं करता है। यही बात मैं कह रहा हूँ, मैंने इसके पहले भी कहा है इसी वीडियो पर कि लोकतंत्र में और संविधान हमें इजाज़त देता है कि कोई किसी भी जनपद में रह रहा हो, कोई किसी भी राज्य में रह रहा हो, जहाँ से वो चुनाव चाहे लड़ ले। लेकिन फतेहपुर में जब इतने युवा नेता होते हैं, जब अलग अलग दावेदारी करते रहते हैं, 18 साल की उम्र में भावी विधायक होने के सपने देखते रहते हैं, तमाम बातें होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद जब तक वे बड़े होते हैं, जब तक सांसदी का चुनाव 24 वर्ष की आयु पूरी करते हैं कि पहला चुनाव लड़ सकें, तब तक वो पता चलता है कि अपना अस्तित्व वह सभासद के लिए भी खो चुके होते हैं। हालात ये होते हैं कि कोई ना कोई यहाँ से आता है, बाहरी प्रत्याशी आएगा, चुनाव जीतेगा और उसकी जितनी इच्छा है उतना काम होगा। फतेहपुर का एक ये भी समझ लीजिए, भी हाल ही की बात बताऊं मैं, अगर पिछले कार्यकाल की, जब केंद्र में सरकार पहली बार भारतीय जनता पार्टी बनी तो 2 मंत्री उत्तर प्रदेश के जो बने, कारागार राज्य मंत्री और कृषि मंत्री, तो फतेहपुर धरती से बने, जय कुमार जैकी जी और रविंद्र प्रताप सिंह जी। और जो हमारी सांसद महोदया थी निरंजन ज्योति जी, वह भी यहीं से सांसद बनी और इसके बाद केंद्र पे उनको खाद्य मंत्रालय मिला। लेकिन हालात क्या रहे, फतेहपुर को क्या मिला? सवाल यह है। फतेहपुर इस बार तो चलो भारतीय जनता पार्टी के
3 विधायक हैं, 1 विधायक अपना दल से जो समर्पित है भारतीय जनता पार्टी के, और 2 विधायक समाजवादी से हो गए, हुसैनगंज से और फतेहपुर सदर से। लेकिन जब 6 के 6 सीटें एक विचारधारा की थी, 3-3 मंत्री थे, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद के भी हालात कुछ खास बदले नहीं। सड़कों के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। नेशनल हाईवे बन गए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन गाँवों की स्थिति क्या रही यह किसी से छुपी नहीं है। गांव में अगर आप एक वीडियो डाल दें कि गांव की सड़कों की स्थिति क्या है, तो सैकड़ों इसकी जगह में वीडियो आ जाते हैं। बरसात का महीना आता है, हर जगह से ऐसे लगता है कि गांव गलियों तक गंगा जमुना, जो तहजीब के क्षेत्र कहा जाता है, जो दावा की धरती कह जाती है, तो उस गंगा और जमुना का पानी गाँव की गलियों तक अपनी पहुँच बनाने में सक्षम होना शुरू हो गया है। हालात ये रहते हैं। हालात ये भी हैं कि अमौली साइड से कई मरतबा अखबार में छपती हैं खबरें कि लोग अगर बीमार हैं तो खटिया चारपाई पर आते हैं वहाँ तक जहाँ से उनको चारपहिया का साधन मुहैया हो सके। 2-2, 3-3 किलोमीटर तमाम सारे पुलों की बात होती रहती है कि इस नदी से उस नदी का जो ब्रिज बनना है वो हम बनवा देंगे, लेकिन होता क्या है? मीठे मीठे वादे। इस बार फिर से 20 तारीख को चुनाव है, 20 तारीख को मतदान फतेहपुर की धरती में होना है। आज 13 मई है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज भी चौथे चरण का जो चुनाव है वो चल रहा है। लेकिन चुनाव तो हर साल आते हैं। हम मुद्दे क्या देखते हैं? हम किन मुद्दों के साथ मतदान करके निकल जाते हैं? क्या फतेहपुर जो राजनीतिक ध्रुवी होने पर इतना अपने आप को गुमान करती है, चौक चौराहे पे खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है जैसे पूरे देश की राजनीति की समझ फतेहपुर जनपद के लोगों को है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अभी तक फतेहपुर धरती से 2-4 सांसद भी ना बना सके। यहाँ का नेतृत्व करने हमेशा कोई ना कोई बाहरी आता है, और आता भी इसलिए शायद कि इन लोगों पे नकारापन, निकम्मापन है। या तो यहाँ के लोग नेतृत्व नहीं करना चाह रहे हैं, या तो फिर यहाँ के लोग अपने लोगों को नेता नहीं बनाना चाह रहे हैं। अभी अगर हम बात कर ले विनकी विधानसभा की, तो विनकी विधानसभा में जो विधायक हैं वो जहानाबाद विधानसभा के, जो जहानाबाद विधानसभा के विधायक हैं वो विनकी विधानसभा के। ऐसी स्थितियाँ हैं। क्या कारण है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? शायद आप लोग भूल जाते हैं, जब हमारा कोई क्षेत्रीय किसी भी पद में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उसको अपने क्षेत्र का ख्याल रहता है। उसको पता होता है कि हमारी ज़मीन की लड़ाई क्या है, हमारी ज़मीन की ज़रूरतें क्या हैं। चाहे वो बिनकी का अधूरा पड़ा बाईपास हो, चाहे बस स्टॉप की स्थिति रही हो, सड़कों की स्थिति रही हो, ललौली तक में ऐसे सैकड़ों चीज़ें आपको मैंने पहले बताई होंगी। आप लोग भी सुनते रहते हैं फतेहपुर के लोग कि कभी आज कमानी टूट गई, कभी 4 घंटे जाम लगा रहा, जाम में कोई फंसा रहा, कोई पेशेंट है, अगर किसी को आना है। हालात ये हैं कि बिनकी में जो सरकारी अस्पताल हैं, अगर आपको थोड़ी सी गंभीर बीमारी हो तो बिनकी में दवाई नहीं मिलेगी, अस्पताल को छोड़ दीजिए कि कहीं प्राइवेट भी मिल जाए तो ये भी मुश्किल है। अगर आपको किसी भी ग्रेजुएशन लेवल की किताबें चाहिए, कुछ कंपटीशन की किताबें चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपको उपन्यास पढ़ने का मन है तो बिनकी के चले जाइए, बुक स्टॉलों पर चले जाइए, बुक स्टोरों पर, वहाँ पर कमीशन के अलावा कोई दूसरी किताबें मुहैया हो जाएं, बड़ा मुश्किल है। हम लगातार बात कर रहे हैं शिक्षा पद्धति की। क्या है शिक्षा पद्धति? क्या है अपने पास व्यवस्थाएँ? फतेहपुर जनपद में क्या चीज़ें हैं? ऐसी कोई चीज़ है? अगर हमारे बगल में कानपुर और इलाहाबाद ना हो तो हमें सही मायने में हम शिक्षा के लिए भी परेशान हो जाएंगे, हम इलाज के लिए भी परेशान हो जाएंगे। हम 2 महानगरों के बीच में ऐसे फंसे हुए हैं। और बातें तो खैर सभी को करने का हक है, तो करना ज़रूरी भी है। मैंने पहले भी कहा कि युवा नेता जिस थोक के हिसाब से भटकते हैं, जो युवा नेता पूरे देश को परिबदलने की बात करते हैं, वो सारे युवा नेता मिलके फतेहपुर में किसी आज तक 2-4 आदमी नहीं चुन सके कि उन 2-4 आदमियों में से किसी एक को हम सांसद बना सकें, हम अपने लोगों को कुछ नेता बना सकें। हम हमेशा किसी न किसी पर सहारा, बैसाखी, हम लोग लगता है लंगड़े लूले हो चुके हैं कि हमें बिना बैसाखी के, हमें बिना डंडे के कुछ न चलना है और ना आगे बढ़ना है। हमें हर बार किसी न किसी बैसाखी की ज़रूरत पड़ती है। ध्यान रहे, जिन्हें बैसाखी की ज़रूरत पड़ती है वह कभी मैराथन की दौड़ पर शामिल नहीं होते। वो चल तो सकते हैं लेकिन दौड़ नहीं सकते हैं। तो चलना एक अलग बात है, दौड़ना एक अलग बात है। आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि आज तक आपने इतने सांसद दिए, और इतने सांसद देने के बाद क्या कारण है कि आप फतेहपुर का सांसद फतेहपुर के लोगों को ना भेज सके सदन पर, कि वह हमारी बातों को, हमारी मुसीबतों को जाके वहाँ पर सदन पर रखे और उन पर काम किए जा सके। हालात किसी से छिपे नहीं हैं, बातें हम कितनी भी बड़ी कर लें, जब आप ज़मीन से जाके देखेंगे तो पाएंगे आप कहाँ खड़े हैं। ना आपके पास अच्छे अस्पताल हैं फतेहपुर जनपद पे, ना कोई अच्छा शिक्षा का केंद्र है, ना कोई ऐसी कोई फैक्ट्री हैं, कल कारखाने हैं जहाँ पर सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सके। नया हम क्या दे पा रहे हैं? और हम दावा करते रहते हैं हमेशा कि हमें अपने लोगों को कुछ नया देना है।
आप मतदान कहीं भी करिए, मतदान करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप अपने मुद्दों को ख्याल में रखिए, आप अपनी समझ को बढ़ाइए। ज़रूरत है कि चीज़ों को आप करें उस अंदाज में करें जिनके आप हकदार हैं। अन्यथा ये जितने भी लोग हैं, जैसे मैंने जिनके भी बारे में बताया, हरिकृष्ण शास्त्री का नाम मैं दोबारा लूँगा और इनका लेना भी चाहिए। और इन्होंने फतेहपुर के लिए जो काम किया है वास्तविकता में तारीफ़ काबिल है। इनका कार्यकाल 1980 से लेकर 84 तक रहा। तमाम सारी उन्होंने फैक्ट्री लगवाई, रोजी रोजगार के साधन बढ़े। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, हम जिस शहर बिंदकी के रहने वाले हैं, यहाँ पर हमारे छोटे तक में हमने देखा है कि यहाँ पर कम से कम 4 दर्जन दाल मिल, चावल मिल, ये सब मिला के 4 दर्जन से अधिक मिलें थी। पूरा बाज़ार गुलजार था, बर्तन की मंडी थी। बिना जोड़ का कलसा वो सिर्फ बिंदकी में बनता था, पूरे भारत में कहीं नहीं बनता था बिना जोड़ का कलसा। लेकिन आज क्या है, आज वो व्यवस्था बंद हो गई है, उस व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। पंडित सोमनलाल द्विवेदी जी, जो इस देश में हमेशा लोगों के अंदर ऊर्जा भरते रहे, आज आप चले जाइए उनके नाम का पुस्तकालय है, 4 पुस्तकें उन्हीं की नहीं मिलेंगी पढ़ने के लिए आपको, लेकिन प्रतिमा बनी हुई है। जब 5 मार्च को जब उनका कार्यक्रम होगा तो फूल माला हम चढ़ाए आएंगे। लेकिन इसके बाद क्या करते हैं, अभी बिंदकी में जो नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं वह लोग भी सोमनलाल द्विवेदी के बारे में नहीं जान रहे हैं। और नहीं तो कहिए तो हम आपको उसी प्रकार से दिखा भी देंगे जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया था गणतंत्र दिवस पर, कि लोग कितना जानते हैं कि हम कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, किस गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं और क्यों मना रहे हैं। इतनी समझ हो चुकी है। हम लोग जो लोग दावा करते हैं कि सामाजिक चीज़ों को ध्यान रखेंगे, चिंतन करेंगे, वह लोग किधर जा रहे हैं। तो ज़रूरत है, फतेहपुर में एक बार फिर से चुनाव है और 20 मई को मतदान है। अब हम मुद्दों की बात करेंगे, जनता का ओपिनियन भी जानेंगे। लेकिन हमने जो आपको कांग्रेस के या जनता दल के या निर्दलीय या भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के जितने लोग भी सांसद चुने गए, हमने उनके नाम भी बताए हैं। और आपको सोचना भी चाहिए, विचार करना चाहिए। मतदान छोटी छोटी बातों से हट कर, छोटी छोटी चीज़ों को हटाकर मतदान करते वक्त पूरा आप इतना बेहतरीन तरीके से विचार करके मतदान करिए। सबसे अहम काम आप करने जा रहे हैं। मतदान भी ठीक उसी प्रकार से आप करिए जिस प्रकार से जब आप किसी से संबंध करने जाते हैं तो आप पूरा छानबीन करते हैं। तो मतदान उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरी नज़रों पर। ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसे बहुत ज़रूरी है कि मतदान करते वक्त हम हर छोटी चीज़ का, हर बड़ी चीज़ का, हर पहलू का ध्यान रखें, मतदान करें। मतदान ज़रूरी है। और इस बार फिर से सांसद चुनना है। देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नरेश उत्तम जी या फिर तीसरी बार साध्वी निरंजन ज्योति जी को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया, एनडीए गठबंधन ने भरोसा जताया है, उस भरोसे पर कितना खरा उतरती हैं। जनता का ओपिनियन भी ज़रूरी है और आपका भी ओपिनियन ज़रूरी है। और बताइएगा कि क्या कारण है कि फतेहपुर के लोग सांसद बनने के लायक हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।